23 मई 2024 ध्रुव राठी का वीडियो नेहरू बनाम मोदी वायरल हुआ। वीडियो की शुरुआत में वो कहता है, मोदी की विदेश नीति फेल है, अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए, अरब देश दूर चले गए, भारत असहिष्णु हो गया, लिंचिंग बढ़ गई, प्रेस फ्रीडम खत्म और नेहरू के वक्त भारत सुनहरा था। कला, विज्ञान, खेलों में लाखों लोग ये वीडियो देखते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं, पर सच्चाई हमेशा शोर में नहीं मिलती, वो मिलती है सबूतों में। तो आज हम उस वीडियो के हर दावे को तोड़ेंगे ताकि पता चले कि तस्वीर का दूसरा पहलू कितना बड़ा है, क्योंकि नैरेटिव आवाज से बनता है, लेकिन इतिहास सिर्फ तथ्यों से। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ये दावा करते हैं कि भारत ने असली तरक्की नेहरू और मोदी से पहले के दौर में की थी, चाहे वो खेलों में हो, विज्ञान में या कला में, और मोदी के समय में तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है तो सच्चाई ध्रुव की बातों से बिल्कुल उलट है। अगर खेलों से शुरू करें तो भारत ने आजादी से अब तक कुल 37 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिनमें से 14 यानी करीब 40% सिर्फ 2014 के बाद के हैं। ये वही दौर है जब मोदी सरकार ने टॉप्स और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की, जिनसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और फंडिंग में जबरदस्त मदद मिली। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 6 मेडल जीते और चौथे स्थान पर रहा। वहीं 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया, 107 मेडल, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ध्रुव अगला मुद्दा उठाते हैं विज्ञान और नवाचार का। उनके मुताबिक भारत में इनोवेशन ठहर गया है और पहले जैसी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो रही। लेकिन यही वो दशक है जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली इनोवेशन क्या होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 70 थी, जो 2025 में बढ़कर 38 हो गई, यानी 22 स्थान की छलांग। ये कोई जादू नहीं, बल्कि योजनाओं का परिणाम है। स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया और नेशनल आईपीआर पॉलिसी जैसी नीतियां, जिन्होंने इनोवेशन का इकोसिस्टम खड़ा किया। वाइपो की रिपोर्ट्स में खुद कहा गया है कि भारत का लगातार ऊपर जाना वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और सरकारी सहयोग की वजह से हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में हजारों स्कूलों में टिंकरिंग लैब्स खोली, जहां बच्चे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़कर नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने तो दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल खड़ा किया। भारत आज आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी के दौर में कला और संस्कृति में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। इसी दौर में भारत को दुनिया से सबसे ज्यादा मान्यता मिली। योग को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया। कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया। धोलावीरा और शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। यानी जो कला पहले लोकल थी, अब ग्लोबल हो चुकी है। भारत अब संस्कृति का दर्शक नहीं, निर्माता बन चुका है। अपने वीडियो में ध्रुव राठी आगे कहते हैं कि मोदी की विदेश नीति फेल है और अगर असली सफलता देखनी है तो नेहरू के दौर में देखो। वो दिखाते हैं नेहरू की तस्वीरें जब वॉशिंगटन में हैरी ट्रूमन ने उनका स्वागत किया था, पर वो ये नहीं बताते कि उन तालियों के पीछे कैसी चाल छुपी थी। 1949 और फिर 1956 से 57 में नेहरू अमेरिका गए। अखबारों ने उन्हें हीरो ऑफ डेमोक्रेसी कहा, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद वही अमेरिका पाकिस्तान को अपना मुख्य सैन्य साथी बना देता है। 1954 में पाकिस्तान सीटो और सेंटो जैसे गठबंधनों में शामिल हुआ। उसे F-चांदमान सेबर और F-104 स्टारफाइटर जैसे जेट दिए गए, वही विमान जो 1965 की जंग में भारत के खिलाफ उड़े। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक भी दिए, जिन्हें पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इस्तेमाल किया। 1972 में चीन और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ी, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था। नेहरू बार बार चीन की घुसपैठ की चेतावनी देते रहे, पर अमेरिका की नजर पाकिस्तान पर थी, जो उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ उसका फ्रंटलाइन एलाय बन चुका था। यहां तक कि 1960 की सिंधु जल संधि भी अमेरिका की मध्यस्थता से हुई ताकि पाकिस्तान खुश रहे। 1962 की भारत चीन जंग के दौरान अमेरिका ने थोड़ी मदद दी, पर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, भारत को दीर्घकालिक रक्षा सहयोग से मना कर दिया गया।
1965 में जब भारत पर हमला हुआ, अमेरिका ने दोनों देशों पर एक साथ हथियार रोक लगा दी। कागजों पर न्यूट्रल दिखने वाला ये कदम असल में भारत के खिलाफ था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुला साथ दिया। यूएसएस एंटरप्राइज नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी में भेज दिया भारत को डराने के लिए, जब पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार कर रही थी। उस वक्त भारत के साथ सिर्फ सोवियत यूनियन था। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तुरंत प्रतिबंध लगाए और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया ताकि भारत को तकनीक से काट दिया जाए। 1998 में पोखरण 2 के बाद बिल क्लिंटन ने फिर सैंक्शन लगाए। लेकिन अब आते हैं मोदी युग पर, जिसे फेल कहा जाता है। 2014 के बाद भारत अमेरिका रिश्ते बराबरी के स्तर पर आए। आज भारत क्वाड, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और डिफेंस एग्रीमेंट्स में अमेरिका का मुख्य सहयोगी है। मोदी ने 2 बार व्हाइट हाउस में भाषण दिए, यूएस कांग्रेस को संबोधित किया और 2023 में बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट पर बुलाया, जो किसी फेल पॉलिसी की नहीं, बराबरी की पहचान है। नेहरू को मुस्कानें मिली, मोदी को साझेदारी। पहले इंडिया रिसीवर था, अब नेगोशिएटर है। पहले अमेरिका भारत को बफर स्टेट समझता था, अब वही भारत उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। फर्क बस इतना है, तब तालियां मिलती थीं, अब बराबरी की कुर्सी। ध्रुव राठी का एक और दावा है कि मोदी के द्वार में अरब देश भारत से दूर हो गए। लेकिन आज भारत और अरब दुनिया के रिश्ते इतिहास के सबसे मजबूत दौर में हैं। 2016 और 2019 में सऊदी अरब ने मोदी को किंग अब्दुल अजीज सैश दिया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सऊदी ने $100 अरब निवेश का वादा किया और 2023 में G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMIC पर साइन किया, जो अमेरिका और यूरोप के साथ अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रोजेक्ट है। यूएई ने 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद दिया, 2022 में CPA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, भारत का किसी भी खाड़ी देश के साथ पहला FTA। आज भारत यूएई व्यापार $85 अरब से ऊपर है। I2U2, इंडिया इजराइल यूएई यूएस जैसे नए गठबंधन बने, जहां खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर मिलकर काम हो रहा है। 2024 में अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसकी जमीन खुद यूएई सरकार ने दी। कतर ने 2024 में 8 भारतीय नौसैनिकों को माफ किया और भारत ने 2048 तक की LNG डील साइन की, देश की अब तक की सबसे बड़ी गैस डील। ओमान ने दुक्म पोर्ट का एक्सेस दिया। मिस्र के राष्ट्रपति 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने, पहली बार इतिहास में। मिस्र ने भारतीय तेजस जेट खरीदने की इच्छा भी जताई। इराक आज भी भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है और बहरीन ने 2019 में मोदी को किंग हमद ऑनर्डर ऑफ द रेनेसांस से नवाजा। पहले भारत वहां सिर्फ तेल खरीदता था, अब वहां तकनीक, निवेश और रणनीति बेचता है। पहले भारत गुटनिरपेक्ष कहलाता था, अब ग्लोबल बैलेंसर है। आज हालात ऐसे हैं कि पहले भारत को बुलाया जाता था, अब भारत के बिना बैठक होती ही नहीं। ध्रुव का अगला आरोप है कि भारत अपने पड़ोसियों से कट गया, लेकिन असलियत कुछ और है। राठी ये नहीं बताते कि अगर आज नेपाल के साथ हमारे संबंध कुछ तनावपूर्ण हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मोदी की नहीं है। केटबी ओली, जो भारत के खिलाफ बयान देते थे, उन्हें शुरुआती दौर में भारतीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला था और बहुत से लोगों का मानना है कि नेपाल की राजशाही को खत्म करने में भी भारत का हाथ था, जिससे वहां की राजनीतिक स्थिरता हिल गई। उसी अस्थिरता की वजह से चीन समर्थक और भारत विरोधी ताकतें मजबूत हुईं। हाँ, ये भी सच है कि मोदी सरकार से भी कुछ गलतियां हुईं जिनसे रिश्तों में दरार आई, लेकिन उसकी नींव कांग्रेस के द्वार में ही रखी जा चुकी थी। ओली ने नक्शे का विवाद उछाला ताकि घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रख सके। मोदी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय विकास पर ध्यान दिया। रेलवे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और डिजिटल पेमेंट कनेक्शन बनाए। आज नेपाल भारत को बिजली बेच रहा है और दोनों देशों के बीच कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। श्रीलंका में जब 2020 से 22 में आर्थिक तबाही आई, तब चीन नहीं बल्कि भारत सबसे पहले आगे आया। $4 अरब की मदद, तेल, गैस, दवाइयां और खाद्यान्न भेजे, वो भी बिना किसी शर्त के।
आज कोलंबो और त्रिंकोमली पोर्ट्स में भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं। और जो लोग कहते हैं कि भारत का श्रीलंका से रिश्ता कमजोर हुआ, उन्हें याद रखना चाहिए कि इसकी जड़ें 1980 के दशक में ही पड़ गई थीं, जब कांग्रेस सरकार ने एलटीटी के मुद्दे में फौजी हस्तक्षेप किया था। वही हस्तक्षेप आज भी वहां के राजनीतिक भरोसे को प्रभावित करता है और मोदी सरकार ने इसी गलती से सीखकर हस्तक्षेप नहीं, सहयोग की नीति अपनाई। मालदीव का इतिहास भी वैसा ही रहा है। एक कार्यकाल में भारत समर्थक सरकार आती है, अगले में चीन समर्थक। यह सिलसिला दशकों से चलता आया है। आज भी जब मौजूदा सरकार ने इंडिया आउट कहा, भारत ने संयम से काम लिया और कुछ ही महीनों में वही सरकार भारत यात्रा पर गई, क्योंकि भौगोलिक वास्तविकता यह है कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। भूटान के राजा कहते हैं, भारत हमारी प्रगति का साथी है। बांग्लादेश के साथ 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। 70 साल पुराना विवाद खत्म। आज दोनों देशों में बिजली, रेल और नदी व्यापार चरम पर है। अफगानिस्तान में भारत ने सलमा डैम, संसद भवन, हाईवे और राहत भेजे। हाँ, मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद चीजें बदल गई हैं। शेख हसीना का जाना भारत की कूटनीति की एक बड़ी असफलता रहा है और बांग्लादेश का झुकाव अब पाकिस्तान और अमेरिका की ओर बढ़ता दिख रहा है, जो भारत के उत्तर पूर्व के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इस स्थिति को सरकार को बेहद गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ढाका की दिशा बदल गई तो इसका असर सीधे भारत की सुरक्षा और सीमाई स्थिरता पर पड़ेगा। म्यांमार में कालाधन और हाईवे प्रोजेक्ट से उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा गया। भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं, जरूरत है। पहले पड़ोसी सुनते थे, अब सलाह लेते हैं। ध्रुव अपने वीडियो में दावा करते हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब इतिहास पलटते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। नेहरू ने नींव रखी, इस्पात कारखाने, आईआईटी, डैम, लेकिन लाइसेंस परमिट कोटा राज ने उद्यमिता को दबा दिया। जीडीपी 3.5%, वही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण किया, पर नियंत्रण बढ़ा और निवेश घटा। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। 1970 से 80 में भारत आत्मनिर्भर नहीं, आत्मसंरक्षित बन गया। मनमोहन सिंह ने 1991 में लाइसेंस राज खत्म किया, अर्थव्यवस्था को खोला, विदेशी निवेश आया, लेकिन विकास टॉप डाउन रहा। 2014 में मोदी आए। भारत फ्रेजाइल 5 देशों में था। महंगाई 10% से ऊपर, बैंक डूबे हुए। मोदी ने जीएसटी, आईबीसी और डिजिटल इंडिया से सिस्टम को सुधारा। बैंकों के एनपीए घटे, विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हुआ। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। गांवों में उज्ज्वला, पीएमएवाई, जल जीवन और जन धन जैसी योजनाएं पहुंची। यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में विश्व नेता बना दिया। हाँ, चुनौतियां हैं। रोजगार धीमा, एमएसएमई पर असर, पर दिशा सही है। नेहरू ने संस्थान दिए, मनमोहन ने दुनिया से जोड़ा, मोदी ने सिस्टम सुधारा। तीनों ने मिलकर भारत की आर्थिक कहानी पूरी की। ध्रुव का एक और आरोप है कि भारत में प्रेस की आजादी खत्म हो गई है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। 2004 में भारत 80वें स्थान पर था और 2014 तक, यानी मोदी सरकार के आने से पहले ही 140 तक लुढ़क चुका था। यानी प्रेस की हालत पहले से ही गिर चुकी थी। वो ये भी नहीं बताते कि इमरजेंसी में पत्रकारों की आवाज कैसे कुचल दी गई थी। अखबारों पर सेंसरशिप लगी, संपादकों को जेल में डाला गया और जो सच्चाई लिखते थे उन्हें देशद्रोही कहा गया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने कहा था, देश संकट में है, प्रेस को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पर असल में वो सच्चाई से डर रही थी। और ये सिलसिला नेहरू के समय से शुरू हुआ था, जब 1951 में उन्होंने संविधान में पहला संशोधन लाकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई। फिर आए राडिया टेप्स, जहां नेताओं, उद्योगपतियों और पत्रकारों की मिली भगत ने दिखा दिया कि प्रेस कितनी फ्री थी। यानी गिरावट की शुरुआत उसी दौर में हुई थी जहां आजादी के नाम पर सच्चाई को दबा दिया गया था। ध्रुव आगे कहते हैं कि 2014 के बाद भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स लगातार गिरा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। 2014 में भारत की रैंक थी 143, जबकि आज यह 115वें स्थान पर है। यानी भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, गिरावट नहीं आई। इस सुधार के पीछे कई ठोस वजहें।
आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई से बड़े हमलों में भारी कमी आई। नॉर्थ ईस्ट में बोडो और नागा जैसे उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौते हुए। कश्मीर में आतंकवाद संबंधी मौतों में भारी गिरावट दर्ज हुई और भारत की कूटनीतिक ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ी, जिससे देश को एक स्टेबल रीजनल पावर के रूप में देखा जाने लगा। तो जब कहा जाता है कि भारत कम पीसफुल हो गया है, वो न तो डेटा दिखाते हैं, न यह मानते हैं कि 2014 के बाद भारत ने सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाई स्थिरता तीनों मोर्चों पर जबरदस्त प्रगति की है। सच्चाई यह है कि आज भारत पहले से ज्यादा शांत, सुरक्षित और मजबूत है। बस कुछ लोगों ने परसेप्शन बदल दिया, रियलिटी नहीं। ध्रुव का अंतिम आरोप है कि मोदी के दौर में भारत असहिष्णु हो गया और लिंचिंग बढ़ गई। लेकिन लिंचिंग का इतिहास 2014 से नहीं शुरू हुआ। 1984 का सिख नरसंहार सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग कांड था। हजारों सिखों को सड़कों पर मारा गया। कांग्रेस नेता भीड़ को उकसाते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉग्रोम, लेकिन तब कोई इंटॉलरेंस डिबेट नहीं हुई। 1989 भागलपुर दंगे, 1000 से ज्यादा मुस्लिम मारे गए। 1990 में कश्मीर से हजारों पंडितों को भगाया गया। कन्वर्ट और लीव के नारे लगे। 1992 से 1993 मुंबई दंगे, कांग्रेस नेताओं की मिली भगत श्रीकृष्ण रिपोर्ट में लिखी है। 2007 खैरलांजी दलित परिवार की मॉब लिंचिंग, 2012 असम और 2013 मुजफ्फरनगर, सैकड़ों मौतें। लेकिन तब किसी ने भारत को इंटॉलरेंट नहीं कहा। तो क्या लिंचिंग का दर्द नया है? नहीं, बस सत्ता बदली और शब्द बदल गए। तब चुप्पी थी, आज आरोप है। लेकिन सच वही है, हिंसा हमेशा गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। और यही फर्क है आवाज और इतिहास में। ध्रुव राठी कहानियां बनाते हैं, लेकिन भारत अब इतिहास लिखता है। नेहरू को तालियां मिली, मोदी को साझेदारी। पहले भारत को देखा जाता था, अब भारत से सीखा जाता है। पहले भारत पीछे बैठता था, अब सामने बैठता है। क्योंकि अब ये देश सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुनाया जाने वाला बन चुका है। इतिहास अब ताली नहीं मांगता, सम्मान कमाता है।